से आता है और अलग अलग जगह से आता है, तो वो अपने साथ अपने पर्यावरण का या अपने वातावरण का क्या लेके आता है? अनुभव लेके आता है। वो कक्षा में कोरा नहीं आता है, वो कभी भी कोरा नहीं होता, वो कभी भी चिकना भरा नहीं होता कि हम कोई भी आकृति इस पे उकेर सकें। वो हमेशा अपने अनुभवों को लेकर आता है। ठीक है, अब मान लीजिए हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता अलग है, तो इसका मतलब होता है कि हर बच्चे की सीखने की गति भी कैसी होगी? कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा धीरे से सीखता है, कोई एवरेजली सीख ही लेता है। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर, हमारी फॉर्मल एजुकेशन कैसी है? कक्षा के आकार में, ठीक है ना? तो कक्षा के आकार में हमारी फॉर्मल एजुकेशन है और हम एक कंसेप्ट को लेके जा रहे हैं कि आज मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में बच्चों से चर्चा करूंगी और मैंने उसको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया। तो हो सकता है जिसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होगी वो क्या कर लेगा? लेगा। लेकिन बच्चे अलग अलग तरह के हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग है, सीखने की गति अलग है, हर बच्चे का लर्निंग पेस अलग है। तो कोई बच्चे तो सीख लेंगे और कोई बच्चे तो नहीं सीखेंगे। अच्छा, जो बच्चे नहीं सीखते हैं वो क्या करते हैं? शोर मचाते हैं, है ना, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा होता है। तो कोठारी कमीशन क्या कहता है? जिन कक्षाओं में शोर होता है उन कक्षाओं में सृजन की कोई बात भी नहीं होती। जिन कक्षाओं में शोर नहीं होता है उन कक्षाओं में सृजन की कोई बात भी नहीं होती, है ना। और एनसीएफ कहता है कि अगर हम 365 दिन शाला आ रहे हैं और हमारी शाला 6 घंटे लग रही है ना, तो 6 घंटे का मतलब है कि हम वर्ष में 1000 घंटे अपनी कक्षाओं में व्यतीत करते हैं और 1000 घंटे जब व्यतीत करते हैं तो शाला में, कक्षाओं में शोर नहीं हो रहा है। इसका मतलब सीखना भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम क्यूरियोसिटी, हमारी जो जिज्ञासा है, हम उन जिज्ञासाओं को मारते चले जा रहे हैं, हम उन जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर रहे, है ना। मैंने अपने अनुभवों में देखा है या सुपरविजन करके देखा है कि एक कक्षा बहुत शांत तरीके से चल रही है और शिक्षक की बात बहुत ध्यान से सुन रही है। क्यों सुन रही है? क्योंकि वो कुछ अलग तरह की बात वहां पर कर रहा है। और एक शाला कक्षा चल रही है, उसमें शिक्षक जो बात कर रहा है वो बच्चा सुन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ज्ञान की भूख शांत नहीं हो रही। जहां ज्ञान की भूख शांत होगी वहां सीखना सर्वोपरि होगा, और सीखना और सीख के समझना दोनों बातें हैं। सीखना और सीख कर समझना। सीख तो लिया लेकिन समझ में नहीं आया। आज कुछ हुआ तो सही लेकिन समझ में नहीं आया। अब समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो पड़ोसी से पूछेगा, बता क्या बोल रहा, इसका मतलब समझा तू, इसका मतलब समझा तू? बोलेगा ऐसा ऐसा करके, और आपको लगेगा ए चुप, अरे क्या बात हो रही थी, चलो खड़े हो जाओ ना, क्लास में कोई शोर मचा रहे, चलो जाओ बाहर, चलो खड़े हो। हम उसको भगा देते हैं। मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो टीएलएम रोचक बनाने, मैडम ने बोला कक्षा को रोचक वातावरण चाहिए। रोचक वातावरण क्यों चाहिए? क्योंकि हम बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रियां कैसी? ज्ञानेंद्रियां मालूम है ना? हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम बच्चे को महसूस कराकर भी देख रहे हैं, है ना। बच्चा उसके संबंध में बोल भी रहा है ना। तो हम ज्ञानेंद्रियों को केंद्रित कर रहे हैं। टीएलएम जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मतलब हम बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा देखो, एक आध कोई घटना होती है तो हम किसी से सुन लेते हैं और थोड़ी
देर बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में भूलने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। थॉर्नडाइक का नियम क्या है? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड लर्निंग ये थ्योरी है थॉर्नडाइक की, ट्रायल एंड एरर। और ट्रायल और एरर के लिए आपका रेडीनेस होना बहुत जरूरी है। रेडीनेस का मतलब होता है कि तत्परता, सीखने की तत्परता, है ना। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ बहुत सिखा दूंगी आपको, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि आप सीखने के लिए तत्पर ही नहीं थे। जब मैं आपको कुछ बात कह रही थी तो आपका ध्यान बाहर था, आप किसी और विचारों में थे, आप शून्य में थे, तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। तो सीखना भी स्वयं से होता है। टीएलएम क्या करता है? टीएलएम क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों को केंद्रित करता है और सीखने में मदद करता है। किसमें मदद कर रहा है वो? सीखने में मदद कर रहा है। तो जब वो सीखने में मदद कर रहा है, मतलब बच्चा हम बोल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप घूमने लग जाओगे, है ना, या आपको कोई अक्सर देखा है प्रवचन चलते होते हैं ना, तो पीछे के लोग अपना मोबाइल सर्च करते रहते हैं, या कक्षा कोई बोरिंग चलती रहती है, इसमें व्याख्यान चल ही रहा है, तो पीछे के बच्चे क्या करते हैं? स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनका कक्षा में ध्यान नहीं। लेकिन अगर हम कोई मल्टीमीडिया सीडी लेके जाएं, कोई हम जैसे मान लीजिए मुझे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पढ़ानी है। अब मैं बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पढ़ा रही हूँ कि देखो गर्मी का मौसम है और उसमें हम पौधे पानी बाहर फेंक देते हैं और वातावरण उसको शोषित कर लेता है, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन उसकी जगह मैं एक छोटा गमला ले आऊँ, गमले के ऊपर एक पन्नी लगा के लेके आऊँ और उसमें देखूँ, देखो पन्नी के ऊपर क्या हो रहा है? पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो रही है। मतलब पौधा क्या कर रहा है? वाष्पोत्सर्जन कर रहा है। और वो कितना वाष्पोत्सर्जन कर रहा है इसको हम नाप भी सकते हैं, है ना। और तो और हम विभिन्न सिचुएशन में भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बता सकते हैं। देखो हम मुंह से भी, दृष्टांत से भी हम बता सकते हैं कि देखो गर्मी का दिन है तो कपड़ा कितनी जल्दी सूख जाता है। अगर वही बरसात का मौसम होगा तो कपड़े को सूखने में कितना टाइम लगेगा। वैसे ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन के समय होता है, यानी कंपैरिजन करना, एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन के साथ कंपैरिजन करना, है ना। ये शिक्षक को आना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि अगर हर बच्चे की गति अलग अलग है सीखने की, तो हम एक गतिविधि से काम ना करें, हम क्या करें? अलग अलग गतिविधियों से काम करें। अलग अलग गतिविधि सीखी, बच्चा एक से नहीं सीखा है तो दूसरे से सीख ले, दूसरे से नहीं सीखा है तो तीसरे से सीख ले, तीसरे से भी नहीं सीखा है तो चौथी गतिविधि आते आते बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये बात जानते हैं कि नहीं, है ना। ये हम सब समझते हैं कि अब कुछ नियम हैं, कुछ मैगजीम्स हैं शिक्षा के, वो क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। हम शिक्षा में जब टीएलएम प्रस्तुत करते हैं तो टीएलएम प्रस्तुत करते समय हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि अवधारणा कैसी है? अमूर्त है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमने ये सिद्धांत न्यूटन का थर्ड लॉ दिया, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ अभी बच्चों को समझ में नहीं आया। हम दो बच्चों को खड़ा कर दे बीच में, आओ जरा, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, चलो दोनों को एक दूसरे को खींचो। बच्चा ताकत लगा के खींचेगा, क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, ताकत लगा रहा है। और बोले कि अचानक तुम छोड़ देना, छोड़ दिया, क्या होगा? विपरीत दिशा में दोनों बच्चे गिर जाएंगे। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये हम बता सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए एक बहुत कठिन सा टॉपिक है विज्ञान में, इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम
बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है कि नहीं समझ में आता ये क्या है। पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता होती है, जिससे कि वातावरण में संतुलन बना हुआ रहता है। अब उसको हमारे टीचर बता रहा है कि ये जैविक घटक हैं, ये अजैविक घटक हैं। हमें नहीं बताना है, हमको नहीं बताना चाहिए उस चीज को। हम पूछें, अच्छा बताओ जीव में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? बच्चों से पूछें, उसको पॉइंट आउट करते जाए, लिखते जाए, है ना। अब हम ये कौन से घटक है? ये जैविक घटक। अच्छा, अजैविक घटक किसको कहते हैं? जिनमें जान नहीं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? बच्चा बताएगा। पानी है, हवा है, हमारी मिट्टी है ना, और भी चीजें, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। अच्छा बताओ, नाक बंद कर लो अपनी, जरा कर लो। थोड़ी देर कैसा महसूस होगा? घुटन महसूस होगी। क्या चीज की आवश्यकता पड़ रही है आपको? ऑक्सीजन, हवा की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका मतलब है जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। और हवा में क्या है सब? ऑक्सीजन। हवा क्या है? मिश्रण है। हवा क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। तो ये हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, और ये मौजूद ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के लिए चाहिए। अच्छा बताओ, तुम्हारे शरीर में ये दिख रही है ना, बहुत जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा सा तामझाम बना के, टीएलएम बना के लाएं। हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। अगर हम साइंस कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास खुद मौजूद है, हमारे आसपास भी मौजूद है, हमारे पर्यावरण में भी मौजूद है। उन्हीं को कक्षा में लाना है, उन्हीं को कक्षा में इसका उपयोग करना है। जैसे हम गति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम बताएं कि मैं चल रही हूँ तो कौन सी गति? सरल गति। अच्छा, ये पंखा घूम रहा है, तो ये कौन सी गति? घूर्णन। घूर्णन गति किसको कहेंगे हम? जो अपने बिल्कुल सही। तो बच्चा भी देख रहा है, बच्चा भी जान रहा है, और वो उसको महसूस भी कर रहा है। तो हम धीरे धीरे फिर हम बताएंगे कि ये। अच्छा, कार्य ऊर्जा के बारे में बड़ा कठिन टॉपिक लगता है लोगों को। कार्य क्या होगा, ऊर्जा क्या होगी। तो एक ये चीजें रखिए। अब इसको हमको हिलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? हम कौन सी ऊर्जा लगा रहे हैं? मस्कुलर। हमारे पास कौन सी एनर्जी है? मस्कुलर एनर्जी लगा के, बल लगा के हमने इसको हिला दिया। तो ये क्या हो गया? कार्य। अब हम इसके बारे में बताएं तो छोटे छोटे दृष्टांत का भी एज ए टीएलएम आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी मूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा को हम क्या कर सकते हैं? बहुत सजीव तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं बड़ा सा एक लेके आऊं। बड़ा सा आप लेके आते ना, मैंने देखा है कि हमारी जो टीचर्स पहले टीचिंग की क्लासेस होती है, अभी तो आपका वाइवा होता है ना, पहले जब ये करिकुलम नहीं था, उस करिकुलम से पहले हम लोग प्रैक्टिस टीचिंग करवाते थे और फाइनल टीचिंग हुआ करती थी। आपने की होगी, मैंने भी की है ना। फाइनल टीचिंग में उसमें हमको एक पर्टिकुलर क्लास दी जाती थी, और उस क्लास में आपको पढ़ाना होता था। अब उस पढ़ाना, तो उसी समय जो टीचर होते थे ना, उसी समय टीएलएम बनाते थे। उसके पहले कभी टीएलएम बनाते नहीं। मैं अपने इतने सालों का मेरा अनुभव है कि मैं जब भी सुपरविजन करने गई, तो कोई बच्चा, कोई प्रशिक्षार्थी मेरे को टीएलएम के माध्यम से पढ़ाते हुए नहीं मिला। यानी टेक्स्ट बुक में जितनी बातें लिखी हुई होती है ना, बस केवल टीचर क्या करता है, उस टेक्स्ट बुक को नोट कर देता है, बिल्कुल रटवा देता है उसको। कभी कभी तो विज्ञान को कैसे पढ़ाता है? वाचन और अनुकरण वाचन से। जबकि विज्ञान की सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। सबसे अच्छी मेथड कौन सी होती है? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो सोशल साइंस में, दोनों में ये विधि बहुत काम करती है। कि हम क्या कर रहे हैं?
ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। अब बताओ, ये लंबाई है और इतनी चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। हम किसी ऑब्जेक्ट को दिखाकर क्या करते हैं? दिखाकर प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास करते हैं, जिससे कि बच्चे को समझ में आए। समझ में आए मतलब वो सुन भी रहा है और वो देख भी रहा है। और देख रहा है। साथ में हमने कहा चलो गुणा करके बताओ इतना है क्षेत्रफल, तो वो क्या कर रहा है? लिख भी रहा है, उसको महसूस भी कर रहा है। तो एक साथ जब बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां समझ में आती हैं, काम करती हैं, तो सीखना भी सरल हो जाता है। और हमारे शिक्षक क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट बुक में जितनी बातें हैं उससे जुदा कोई बात नहीं कर रहे। आपके पास स्मार्टफोन है ना, आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। जब हम पढ़ते थे तब ऐसा कुछ नहीं था, तो आप क्यों नहीं सर्च करते? आप क्यों नहीं देखते कि भाई ये जो कंसेप्ट है इसको और किस वे में दिया जा सकता है? आपको देखना चाहिए। नहीं देखते पर हम उसको क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? हमको तो जितना काम दिया है हम उतना काम करके चले जाएंगे। आज मेरा पाठ खत्म। मुझे टेक्स्ट बुक पे जितना लिखा था वो मैंने तो बोल दिया है, ओरली बोल दिया है। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है? अपने बच्चों को प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार करना है, अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करना है, और अपने इस ज्ञान का वो व्यवहार में कहाँ उपयोग कर सकते हैं उसके लिए भी तैयार करना है। तो हम जब बात करते हैं तो मैं बताती हूँ आपको कि एक ट्राइपोलर बनता है। ट्राइपोलर कैसा है कि ये सर्वोपरि होते हैं हमारे शिक्षा के उद्देश्य, है ना? शिक्षा के उद्देश्य। अब ये शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर, यानी जब कोई हम कंटेंट लेते हैं उसका कंटेंट एनालिसिस करते हैं। कंटेंट एनालिसिस करना मतलब कि उस कंटेंट को छोटे 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 टुकड़ों में बांटना। मान लीजिए मैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पढ़ाने जा रही हूँ। अब प्रकाश संश्लेषण मेरा एक टॉपिक है, उसका मैं कंटेंट एनालिसिस क्या करूँगी? बच्चे स्वपोषण की प्रक्रिया को जान सकेंगे, बच्चे प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक के बारे में जान सकेंगे, बच्चे पौधे भोजन को किस रूप में बांधते हैं ये जान सकेंगे, है ना? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाय प्रोडक्ट निकलता है उसके बारे में जान सकेंगे। ये मैंने क्या किया? कंटेंट को छोटे 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 भागों में बांट दिया। क्यों बांटा? क्यों बांटा? सरल बनाने के लिए भी, और आपके दिमाग में एक क्रम बनाने के लिए कि मुझे इसी क्रम से क्या करना है? चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। किसमें? कक्षा। ऐसा नहीं कि मैंने क्रम, अगर हम क्रम याद रखते हैं तो हम सब चीजें याद रखते हैं, क्रम भूल जाएंगे तो सब चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि भूलने की प्रक्रिया तेजी से होती है। तो क्रम हमेशा पकड़ना चाहिए। और साइंस में बिना लॉजिकल ऑर्डर के हम कोई कंसेप्ट डील नहीं कर सकते। तो शिक्षा के उद्देश्य मैंने बना दिए। अब मैं क्या बनाऊंगी? क्या दूंगी मैं उनको? सीखने के अनुभव। क्या दे रही हूं मैं? सीखने के अनुभव। अब सीखने के अनुभव व्याख्यान दे के भी दे सकती हूँ, टीएलएम के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकती हूँ, है ना? और दृष्टांत दे के भी कर सकती हूँ, उनको एनकरेज करके भी दे सकती हूँ। सीखने का अनुभव देना, किसी कंटेंट का सीखने का अनुभव देना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा सीखने का अनुभव होगा उतना व्यवहार में परिवर्तन होगा। ये मानते हो कि नहीं? यस। कि जितनी चीजें सिखाई जाएंगी
उतना हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। और ये व्यवहार में परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है ना। धीरे धीरे जब हम उस शिक्षक के साथ जुड़ते चले जाते हैं और उसके कंसेप्ट को पकड़ते चले जाते हैं, तब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। एक छोटा बच्चा स्क्रॉल कर रहा है ना, स्क्रॉल करता है और वो जाके, उसको नहीं पता कि गर्म क्या होता है ठंडा क्या होता है, लेकिन जब वो जाके उस किसी गर्म चीज पर हाथ रखता है तो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है रिफ्लेक्स एक्शन से, है ना। यही रिफ्लेक्स एक्शन है कि हमने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। क्यों? तो अब आगे चलकर वो क्या करता है, उसको पता चल गया ये चीज गर्म है और ये चीज ठंडी है, उसका हाथ नहीं लगाया। क्या हुआ? उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो शिक्षा के उद्देश्य सर्वोपरि, और उससे हम क्या दे रहे हैं? सीखने के अनुभव। यानी कोई भी कंटेंट को, अब मैं ये भी बताऊंगी कि कंटेंट को कंटेंट एनालिसिस किस तरह से करते हैं, है ना। इसको बिठाने के लिए